नमस्कार मित्रों। बातों बातों में कि आज के कार्यक्रम में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। थोड़ा सा विलंब हुआ है 1-2 मिनट का, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हमें ये 1-2 मिनट का लाभ उस वक्त भी मिल जाएगा जब हम लोग यहाँ से विदा हो रहे होंगे आपस में बातचीत पूरी करके। आज हमारे मेहमान सरदार मंजीत सिंह हैं। बहुत अच्छे कवि, हास्य के बहुत जाने माने, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे एक बहुत ही भले और बहुत ही सज्जन किस्म के व्यक्तित्व हैं। उनका अपने आप में पूरा शख्सियत जो है वो बहुत नम्र और कुलीन व्यक्ति की तरह वो आपके सामने उपस्थित होते हैं। वैसे ही वो जीवन में, आचरण में भी हैं। शिक्षा से उनका गहरा जुड़ाव रहा। एक लंबी अवधि उन्होंने पूरी शिक्षा को दी है। मंगला जी, आपको प्रणाम करता हूँ। आप बहुत दिनों में आए। मंजीत भाई भी आ चुके हैं। मैं बस 2 मिनट में मंजीत भाई को अपने साथ जोड़ लेता हूँ। तब तक मैं सबका स्वागत कर लूँ, थोड़ा सा मंजीत भाई के बारे में बता दूँ। मान सिंह जी, आपको नमस्कार। शुभम, आपको नमस्कार। नीलेश, आपको नमस्कार। अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलनों के मंच पर सरदार मंजीत सिंह की एक बहुत अच्छी जगह है, और वे जिस समय मंच पर होते हैं, अगर वो रचना पाठ कर रहे हैं तो, और यदि वो रचना पाठ के साथ साथ संचालन कर रहे हैं तो, दोनों स्थितियों में मंच उनके जिम्मे रहकर बहुत मर्यादित और शिष्टाचार से भरा रहता है। न केवल सुनने सुनाने वालों को, बल्कि पूरे आसपास के वातावरण को एक अनुकूलता, एक आनंद की प्रतीति होती है। ऐसे मंजीत भाई को हम बस अपने साथ जोड़ रहे हैं। सुनीता सिंह जी भी आई, उनका स्वागत करते हैं। जेनी सबनम जी का स्वागत करते हैं। वही जो 7:05 पे हमारा अपना एक आग्रह रहता है अपने अतिथियों से कि हम आपको 7:05 पर अपने साथ ले लेंगे, तो मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ। ये 1 मिनट भी पूरा हो जाएगा देखते ही देखते। विनोद भाई, विनोद गुर्जर जी, जेनी शबनम जी, प्रीता जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ भोपाल के वातावरण में दिन भर एक उमस रहती है, जो शाम को इस उम्मीद से भर के रखती है कि शायद कुछ बरसात हो जाएगी। लेकिन कई बार बरसात होती है, कई बार बरसात नहीं होती। राघव जी, आपको भी नमस्कार करता हूँ। आपका भी स्वागत है। मैं मंजीत भाई के पास जा रहा हूँ, उनको लेकर आता हूँ। मेरा अनुरोध मंजीत भाई तक पहुँचे। मंजीत भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्ते। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आपको वर्टिकल रखना पड़ेगा मोबाइल। जैसे 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 आप बताओगे मैं तो वैसे हो हाँ। जाऊंगा। अरे वाह। तो सुनो सुनील जी, हाँ वो क्या भैया। है कि मैं तो आपकी का मनमोहन सिंह हूँ, सुनील से सोनिया और मंजीत से मनमोहन सिंह। जैसे आप कहोगे मैं तो वैसे करता चला जाऊंगा। क्या क्या बात। आपका प्यार है, स्नेह। और मैं सचमुच आपसे बड़ा गदगद रहता हूँ जब भी मिला हूँ इतने वर्षों में। और मैं अभी आपसे आने से पहले जो आपकी तमाम प्रशंसा कर रहा था, वो अब सब जो देखने वाले मित्र हैं वो सबको सच साबित हो जाने वाली है थोड़ी देर में। मैंने ये कहा कि आपकी जिम्मे अगर मंच है तो फिर मंच की मर्यादा, मंच का शिष्टाचार और भाषा सब पे एक बहुत संस्कारशील नियंत्रण स्थापित होता है, और गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है। हल्के गाड़ी, हाँ। ये तो आभार आपका। आप महसूस करते हैं तो हमें बल्कि उत्साहवर्धन होता है। जबकि
कुछ वातावरण ऐसा होता है मंचों का कि आपने भी देखा होगा, हमने भी महसूस किया है कि कई बार चीजें नीचे जा रही होती हैं। तो ऐसे में अगर आप वो चीज नोट करते हैं तो मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ आपका। बहुत शुक्रिया। मैं हाँ, ये मैंने हमें देखा है कि आप न केवल मंच को भी नियंत्रित करते हैं, बल्कि जो प्रत्यक्ष जो सामने है, वादी प्रतिवादी, उधर भी आप चिन्हित कर लेते कि कहाँ क्या गड़बड़ है। और ये बहुत जरूरी है। अब जिस तरह से डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी आ गए, देखिए ये आपसे जोड़ने वाले डॉक्टर सुरेश अवस्थी ही हैं हमको सबसे पहले। जी, और हमारे तो विशेष मित्र हैं, बड़े भाई हैं। और हाँ, हाँ, आपकी, अब आप मेरी तारीफ कर रहे थे, मैं उनकी तारीफ करूं या जो आपकी तारीफ वो करते हैं वो अलग है। और आप, हमारा चित्र के साथ साथ चीजें आपने डाली तो मैंने इसलिए विशेष रूप से उल्लेख किया आपकी उपलब्धियों का कि ये रोज ही मतलब लोग लाइव हो रहे हैं। मतलब हर गली मोहल्ले में जो है ना, एक शहर के जी, हर मोहल्लों में कोई ना कोई लोग लाइव हैं। लेकिन आपके साथ लाइव होना और आपके साथ बातचीत करना एक जो है सौभाग्य है और एक गर्व का विषय है, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो कहीं भोपाल की सीमाओं से बाहर है, पूरे देश के फलक पर है। एक समीक्षक के रूप में, एक रंगकर्मी के रूप में। अरे मैंने तो वो आपका वो जो है नाटक वहां तो नहीं देख पाया था, लेकिन वैसे देखा, हवलदार हाँ, महावीर अभी प्रसाद वाला। हाँ, जी तो जी बल्कि मैं जी आज जी। एक कविता भी आपको सुनाऊंगा जो पुलिस से संबंधित रहेगी, आपके वाह वाह। उसी के सामने ध्यान रखते हुए, उसी चीज को जो आपने इंगित किया था। जी जी जी। इस समय बहुत सारे मित्र जुड़े हैं, बम्बई से, दिल्ली से, भोपाल से, आपके जानने वाले, हमारे जानने वाले। मैं कुछ जल्दी से कुछ नाम ले देता हूँ और जी जी। उनका एक एक परिचय भी करा देता हूँ। ये मंगला भट्ट जी, जिन्होंने लिखा सही बात, ये कथक की बहुत बड़ी डांसर हैं, नृत्यांगना है। और पंडित दुर्गालाल जी जयपुर घराने के गुरु थे, उनकी शिष्या हैदराबाद में रहती हैं। जी जी। आपके पति राघव राज भट्ट जी भी ऑनलाइन हैं, वो बिरजू महाराज जी की शिष्य हैं। इसके अलावा नमस्ते। वाणी माधव हरियाणा से हैं। जेनी शबनम कवित्री हैं और उनकी एक किताब अभी हाल ही पुस्तक मेले में प्रकाशित हुई थी। उसके अलावा डॉक्टर सुरुचि मोहता मुंबई से हैं, वो गायिका हैं, मीरा को लेकर कुछ काम कर रही हैं। यहाँ पर पीता गडकरी हैं, चित्रकार। उनके अलावा उज्जैन से हमारे साथी हैं महेंद्र भवालकर, हमारे संस्कृति विभाग के हमारे दोस्त, बड़े भाई, अभी अभी ये प्रकट हो गए हैं। और इस तरह से डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी तो आ ही गए। लगभग जी जी 16-17 मित्र इस समय साथ में हैं और हम एक शुरुआत करते हैं। मेरा एक थोड़ा सा अनुरोध ये था कि जी। एक हल्का सा आधा एक इंच या तो मोबाइल नीचे हो जाए या आप ऊपर हो जाओ, तो चारों तरफ से बड़ा चेहरा बैलेंस हो जाएगा। कुछ ऐसे क्या? बहुत अच्छे, बहुत जी। ठीक है सर। जी जी। अभी ये कविता द्विवेदी जी हैं, ये भी ओडिसी की बड़ी डांसर हैं, दिल्ली में रहती हैं। आप सभी मित्रों को बताना चाहूंगा जो उपस्थित हैं कि मंजीत भाई शिक्षा विभाग से जुड़े रहे, बहुत उच्च पद पे कार्य करते हुए। मैं मतलब जब इन्होंने अपना बायोडाटा भेजा है तो मैं शॉक्ड हो गया हूँ, क्योंकि मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि आप सेवानिवृत्त हो गए होंगे। हो सकता है आप मर्जी से वक्त से पहले हो गए होंगे, पर मैं आपको 60 या 62 का मानने को तैयार नहीं हूँ। नहीं, वो ऐसा है ना जी कि वो हमारे यहाँ क्या है कि जब जैसे उच्च पदों पे जाते हैं, तनख्वाह तो बढ़ती नहीं है और जी जी जी। जिम्मेवारियां दुनिया भर की आ जाती हैं और कवि सम्मेलन आप करने लायक रहते नहीं है, तो उससे अच्छा होता है कि विदा हो लो तो ज्यादा बेहतर है। डीएम को रिपोर्ट करो, डायरेक्टर को रिपोर्ट करो, यहाँ करो, एक दिन जाने के लिए, फिर रास्ते में आपको फोन आएगा कि आप आ जाइए वापस, आपको जरूरी हाँ, काम है। ये तो बात है। ये हमारे इस तरह की दिक्कतें हमारे भोपाल में भाई मदन मोहन समर जी के सामने भी बहुत आती थी। जी जी। ये तो है। तो आपके समय से पहले आपने ये सब छोड़ दी दुनिया? पर लगभग हमारे क्या, एक तो 58 साल की एज है हरियाणा में, अच्छा 60। अच्छा। अभी अच्छा, वहाँ शिक्षा विभाग में 60 की एज नहीं है सर? ना ना, वो पूरे सरकार में जितने भी हैं विभाग, उनमें 58 है, 58 है। और अच्छा किसी अच्छा। में वो 60 नहीं है। और हम्म। तो वो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। लास्ट वाली मैंने प्रमोशन ली नहीं, मेरे साथ ये रहा, मैं प्रिंसिपल रहा। तो हाँ हाँ प्रिंसिपल के बाद की अगली प्रमोशन होती है खंड शिक्षा अधिकारी की, फिर वो मैंने ली नहीं, फिर वो मैंने छोड़े रखी। हाँ और हाँ फिर हाँ। उसके बाद जब मेरी नेक्स्ट प्रमोशन आई तो फिर मैंने वो ले ली। और फिर अच्छा। आखिरी वाली जो है, फिर वो मैंने उसको विदा करके, मतलब हम्म। खुद ही विदा हो गए, क्योंकि बड़ी वो दिक्कतें रहती हैं। आइए तो हम हाँ, ये लोगों तो को जो है
अधिकारी लोग ऊपर वाले जानते हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट हो जाता है कि कह कवा के छुट्टी ले ली, वरना आम आदमी नहीं ले पाता ये। नहीं, दो दो ये मैंने देखा है, दो तरह की स्थितियां होती हैं, शायद आपका भी ऐसे सामना कभी ना कभी हुआ हो कि या तो अधिकारी बहुत अच्छा जाएंगे जो सपोर्ट करेंगे, या वो बाधा खड़ी कर देंगे कि अरे आप ये सब काहे में, इस किस काम में लगे हो। ठीक ठीक। नहीं, पर वो ये है ना कि जो राजधानी में अधिकारी हैं जिनके साथ अभी हमने काम किया, जो वो हमारे आज से 30 साल पहले डीएम हुआ करते थे शहर के, तो उनसे ताल्लुकात लगातार रहे, तो वो लोग वहीं से फिर वो, बस हमें ये होता है कि भाई ये जो यहाँ वो बंदा है वो नहीं जानता कि क्या स्थिति है, तो फिर घूम फिर के वहां से मैसेज आए तो फायदा क्या। अच्छा, हर आदमी अपने अपने अहम में घूमता है, आप जानते हो सरकारी नौकरी में, तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये फर्क हो अहम, जाता है। हाँ, अहम को तुष्ट करना बड़ा मुश्किल है कई बार। हाँ, तो कविता तो जीवन में एक कैसे आई भाई? पिछले, जब ये एक बार की बात है 2015 की, जब ये विश्व योग दिवस मनाया जा रहा था, हाँ तो मुझे मुझे मेरा जो सीनियर था उन्होंने 5 मिनट 15 मिनट पहले कहा ये मीटिंग अटेंड करा हुआ आप। मैं चला गया। अच्छा, वो मीटिंग वो जून के अंदर कोई 2000 बच्चे इकट्ठे करने की थी, कि वो जो पहले कोई अधिकारी गया होगा उसने जिम्मेवारी ली होगी कि मैं 2000 स्टूडेंट्स जो है वो 21 जून को इकट्ठे हो जाएंगे। 2 बार लोग जा चुके थे। जब तीसरी बार मैं गया तो वो बोले जी कौन है शिक्षा विभाग से, मैंने कहा मैं हूँ। तो बोले ऐसे ऐसे करके कि आपकी क्या स्थिति है, मैंने कहा मेरे को तो फाइल अभी दी आप, उन्होंने बताया जाओ अटेंड कराओ, आप बताओ क्या करना है। तो बोले 2000 हैं और ये बसें इतनी हैं, कैसे क्या होगा। मैं कहा मैं तो नहीं कह सकता इसमें, क्योंकि कमिटमेंट मैं नहीं देते क्या। बोला आप कैसे बात कर रहे हो। मैं कहा मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ जैसे करनी चाहिए। जी। तो बोला आप तो जवाब दे रहे हो। मैं कहा जवाब क्यों नहीं दूंगा, मैं कैसे कमिट कर दूंगा तुम्हें कि भाई मैं कल भेज दूंगा बंदे। ये तो वही करेगा जिसने कमिटमेंट की आपसे। हाँ, मैं आपकी डीएम से शिकायत करता हूँ। मैंने कहा कर लेना भाई। डीएम से बात हुई तो मैं कहा जी मैं कमिटमेंट कैसे कर सकता हूँ। बोले नहीं ठीक है, आप वर्कआउट करके बताइएगा। अच्छा, वो जो थे उस समय, तो वो मैं जवाब दे रहा था तो बाकी जो है हतप्रभ थे। एक वो रेड क्रॉस वाला बोला क्या कर रहे हो। मैं कहा वही कर रहा हूँ जो करना चाहिए। बोले ये वो मेरे को वो एसडीएम बोला, बोले ये एचसीएस अधिकारी हैं। तो मैं कहा क्या एचसीएस खुदा हो गया कोई कोई, परमात्मा थोड़ी हो गया एचसीएस। मैं बात कह रहा हूँ, आपसी बात है वही है कि भाई कमिटमेंट मैंने नहीं की आपसे, और छुट्टियों के अंदर जो कमिटमेंट करके गया उसको पूछो। बिल्कुल सही। तो सब ये है। चीजें जो है वो दिक्कत तो करती हैं आपको, लेकिन अगर सच्चाई और ईमानदारी से आप काम कर रहे हो, आपको गलत पैसे का प्रलोभन नहीं है, तो ये मैं जानता हूँ निश्चित रूप से आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, उनके पास कोई कारण ही नहीं होता कई बार ये कि ये कैसे घेरे, मतलब वो घेर नहीं पाते। हाँ। भाई साहब, यहाँ पर अभी कई मित्रों ने कहा कि आपको थोड़ा सा और ऊंचा उठना होगा अभी। मेरे को जी आपका चेहरा जो, हाँ अभी आप ऐसा जी, वो जब से मनमोहन सिंह जी आए ना तब से सरदार लोग ऊंचा हो ही नहीं पा रहे। अब वो तो, अब ठीक है जी। हाँ अब ठीक है भाई साहब, ये बिल्कुल ठीक है। अब वो क्या है, गायब हो जाएगी, जो है वो ज्यादा ऊंचा नहीं होगा। बताइए अब ठीक, जोर सेट करना है। हाँ, ये सुनीता बुद्धि राजा जी ने भी कहा कि हाँ ये ठीक है, ये पोजीशन ठीक है बिल्कुल। चलिए चलिए, जैसे आप कहें। मैं वो वही बात कह रहा था कि वो जीवन में कविता कैसे आई। ऐसा था जी, मेरा मानना, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मेरा मानना ये है कि जो व्यक्ति किसी की आंख में आंसू देख के उसकी आंखें नम हो जाए, कोई खुश है तो वो मुस्कुरा ले, तो वो कवि है। अब वो लिखे चाहे 5 साल की उम्र में, चाहे 85 साल की उम्र में कलम उठाए या ना उठाए, लेकिन कविता का जो मूल जो है वो शर्त है वो ये है कि उसे आदमी को भावुक होना जरूरी है। तो वो लिखे फिर किसी रस में लिखे, वो अलग बात है। तो मेरे साथ ये रहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कविता आती कि नहीं आती, ना मेरे घर में कोई ऐसा माहौल था। ये इतना था कि मेरे पिताजी, जब मैं छोटा था 5 साल का, तो वो मेरे पिताजी धार्मिक थे बहुत ज्यादा। तो उन्होंने मुझे गुरुद्वारे में वो एक 4 लाइनें उन्होंने रटवाई किसी पत्रिका से, और वो मैंने पढ़ दी। तो छोटा बच्चा जो भी पढ़े, मतलब छोटे बच्ची जो छोटी प्रतिभा है ना,
उसको सबसे बड़े नुकसान ये भी होता है कि उसको मतलब प्रशंसा बहुत मिलती है शुरू में, उसकी उम्र की वजह से, हाँ। और उसके टैलेंट की वजह से मिले ना मिले वो तो समय बताता है। तो उस समय 1 रुपए का बड़ा महत्व हुआ करता था, सन 62, 63, 65, 64 की बात है। तो वो मुझे 5 रुपए उसमें मिले तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, मैंने और याद की चीजें। और के बाद ये हुआ कि स्कूल चले गए, तो हम तो गाने वाने गाने लग गए। हमारे पिताजी हमें धार्मिक स्थिति भी रोकना चाहते थे, लेकिन हम गाने में इधर उधर उधर घूमते रहे। तो मैं जब 11वीं कक्षा में था तो हुआ क्या कि तब तक स्कूल में क्रिकेट भी खेलते थे, ड्रामे में भी, इनमें उनमें सब चीजों में थे। तो मुझे हमारे जो अध्यापक थे उन्होंने कहा, भाई फेयरवेल पार्टी है तो कोई गीत सुना देना फेयरवेल से संबंधित। अच्छा, उस समय क्या था कि फिल्मों में सिर्फ वो बाबुल की दुआएं लेती जा के अलावा कोई विदाई का गीत था नहीं। अब वो बाबुल की दुआएं वहां काम नहीं आनी थी। तो मैंने सोचते हुए कि क्या किया जाए, यहाँ देख करते 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 दिमाग चलते चलते कविता बन गई। और वो जो टीचर्स थे जो हमें पढ़ाते थे उनके ट्रेड्स के बारे में, हमारी शरारतों के बारे में कविता थी बहुत, वो उन्होंने पसंद की। तो वो पहली कविता अचानक आ गई। तो फिर उसके बाद जो है ये हुआ कि दूसरी कविता इसलिए लिखी कि घर वाले मानने को तैयार नहीं थे कि मैंने कविता लिखी है। तो दूसरी कविता भर्ती की कविता थी। वो मानने को तैयार नहीं थे, उनको लगा कि ये कहीं ऐसे ही मतलब पता नहीं कहाँ क्या है। तीसरी कविता संयोग से बनी जिससे मुझे लगा कि मैं कविता लिखता हूँ। हमारे क्या आरा मशीन थी और लकड़ी कोयले का काम, तो मैं वहां रात को सोता था क्योंकि जो मजदूर आते थे वो बाहर गाँव के थे, वो चले जाते थे। तो रात को सोता मैं वहां था। तो हमारे सामने जो एक मकान था दुकान के, हमारे मशीन के सामने, तो वहां एक वाला इलेक्ट्रिशियन था तो काम करता था सरकारी। तो किसी ने पीछे से लाइन खोल दी और उसकी डेथ हो गई। तो वो लाइट जलती रही। मैं 16 साल की उम्र में था तब। तो मैंने सुबह, जब मैं रात को सो नहीं पाया, सो गया जाग गया ऐसे मुझे नहीं पता, मुझे लगा मैं सोया ही नहीं। तो फिर मैंने सुबह कविता लिखी, क्या इसी को जीवन कहते हैं। और वो कविता ऐसी थी कि वो भावनाओं की चीज थी। और मैंने एक चीज उस समय महसूस की जो बाद में मैंने कभी एमए इंग्लिश में पढ़ा तो उसका साम्य हो पाया, कि वो मैं जब कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में तो वो मैंने कविता पढ़ी। तो हमारे हिस्ट्री के जो प्रोफेसर थे, लेक्चरर्स थे, उनको बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा कि आप यूं करो कि इसको ना, भी थोड़ी कच्चापन है इसमें, तो किसी जो सिद्धहस्त व्यक्ति है उसको दिखा दो, तो फिर जो है कुछ छंद वगैरह सेट कर दे इसके। तो मैंने एक, हमारे गुरु जी हुआ करते थे, वो कवि थे, तो मैंने उनको दिया। अच्छा, हम तो ऐसी मेहनत नहीं कर पाते कि किसी कविता को बदल दें। उन्होंने उस पर मेहनत की और मेहनत करके उन्होंने मुझे दी। मैंने याद करके वो फिर सुनाई कॉलेज के फंक्शन में। तो वो टीचर बोले, यार वो कविता तो है नहीं जो तुमने सुनाई थी। मैं कहा, सर वही थी, आप कहा था इसमें सुधार करके लाओ, तो मैं सुधार करवा लाया। बोले, नहीं वो तुम्हारी बिना सुधार वाली अच्छी थी, तुम वही पढ़ो, इसको छोड़ो। अच्छा। तो मैंने महसूस किया कि आपकी कच्ची कविता अगर उसमें भावनाएं मन से निकली हुई हैं तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब टेक्निकली करेक्ट कविता से जो इमोशनली बेस्ट है वो ज्यादा अच्छा है। तो ये मैंने महसूस किया। और उसके बाद फिर ये सिलसिला जो है वो, ये पंजाब समस्या जब शुरू हुई तो उस समय मैंने आतंकवाद के खिलाफ कविताएं लिखी। मेरे पिताजी धार्मिक थे, वहां के जो सरदार थे, मैं नारनौल का रहने वाला हूँ हरियाणा में मूल रूप से, उन्होंने शिकायत की आपका लड़का तो जो है खिलाफ लिखता है कविताएं। तो मैं जब भी लिखता तो मेरे पिता सोचते थे कि मैं मतलब सरदारों के खिलाफ लिख रहा हूँ, सिखों के खिलाफ लिख रहा हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं आतंकवाद के खिलाफ लिख रहा हूँ। तो वो फिर ऐसे ही उसके बाद शुरू हो गया मामला लिखने लिखाने का। और फिर एक जमाना ये हुआ कि भाई ये मैंने बहुत अच्छी कविताएं उस समय लिखी आतंकवाद के खिलाफ। और बहुत मतलब जो है उसमें क्या है, लोग सिलेक्टिव हो गए कि हमारा किसी पार्टी से ना तो आज संबंध है, जो बुरा है उस पर व्यंग आज भी करते हैं, कल भी करते हैं। तो मैंने, आप ये मजे वाली चीज देखो कि मैंने 83 सितंबर में एक कविता लिखी थी कि जब तक उग्रवादियों के खून से स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा को नहीं धो के साफ किया जाएगा तब तक वो शुद्ध नहीं होगा। और ये तब तक तो ये प्रकाश चंद्र सेठी हुआ करते थे, आपके मध्य प्रदेश के मंत्री थे। तो वो कहते थे पुलिस नहीं, हाँ वो कहते थे पुलिस नहीं जाएगी। लेकिन मेरा ये था कि जब तक वो बाद में तो आर्मी गई,
लेकिन मेरा यह था कि जब तक पुलिस जाके उन उग्रवादियों के खून से उस परिक्रमा को साफ नहीं करेगी तब तक जो है ये पवित्र नहीं होगा स्वर्ण मंदिर। तो अब ऐसे रचनाकार और हमारे वो धार्मिक पिता तो निश्चित रूप से हाँ वो मतलब उनको उनको कदर, बल्कि वो मैं कहूं आपसे, मैं एक कविता मैंने लिखी थी कि पंजाब की समस्या के जो जिम्मेवार लोग हैं उनके बारे में। तो मुझे एक हाँ बड़े नाम नहीं लूंगा मैं, तो उन्होंने कहा तुम ये स्टेंजा हटा दो। अरे उसमें सारी चीजें जो जिम्मेवार थी वो सुनील जी उनका जिक्र था। जैसे भाषा, हम्म, भाई जब ये भाषा हुई तो हिंदी पंजाबी लिखाने का मामला, वो वहां से शुरू होकर अकालियों से शुरू होके भाई कैसे भिंडरवाला से शुरू होके वो कविता ऐसे जाती थी। तो उसमें एक तो ये था कि जैसे मतलब बड़ी अच्छी कविता थी, मैं उसकी लाइनें सुनाता हूँ आपको। हाँ स्टेंजा बिल्कुल था उसका कि पहले ही सुनाइए। सुई चुभो देते ऑपरेशन हाँ करना ना पड़ता। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में मेरा था कि पहले ही सुई चुभो देते ऑपरेशन ऑपरेशन करना ना पड़ता, निर्मल जल शुद्ध सरोवर का गंदी लाशों से न सड़ता, और भिंडरवाला और चेलों को जो पहले सबक सिखा देते निर्दोषों और बेचारों को यूं आग में जलना ना पड़ता। ना पड़ता। बस हाथ सेकने की खातिर, ये बस हाथ सेकने की खातिर अपना घर आप जलाया है। कुछ हम्म, लोगों की पशुता ने ही गलियों में रक्त बहाया है। सत्ता संघर्ष की फुंसी को तुमने नासूर बनाया है। और जो स्टेंजा मुझे काटने के लिए कहा गया मैं वो भी सुनाना हाँ चाहता हूं। वो क्या था, वो हम्म, राजीव गांधी ने जब इंदिरा जी की मृत्यु हुई तो ये कहा कि कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थरथरा उठती है। और आप देख लीजिए कि दिल्ली के दंगे हो रहे थे तब उनका सिंहा, जब वो सिंहासन आरोहण हुआ तो तब हुआ जब दिल्ली के दंगे चल रहे थे, लोग मर रहे थे। तो उसका स्टैंजा ये था कि लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर तुमने ये गद्दी पाई है। हम्म, लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर तुमने ये गद्दी पाई है। निर्दोष प्रजा को मरवा दे वह राजा नहीं कसाई है। और हम्म, बापू तो पेड़ था बरगद का जब गिरा हम्म, तो धरती रोई थी। कि बापू तो पेड़ था बरगद का जब गिरा तो धरती रोई थी। फिर हम्म, तुलसी के गिर जाने से क्यों चीखी और चिल्लाई है। और तेरी बेहूदी उपमा ने सबको आघात लगाया है। हम्म, कुछ लोगों की पछताने ही गलियों में रक्त बहाया है। कुछ हम्म, लोगों की, ये मैंने उस समय जो है वो कविता, हम्म, उस समय इस दौर में जो है ये कविताएं मेरा लिखने का ये था। फिर बाद में एक दौर आया तो मैंने फिर वो हास्य व्यंग की तरफ किया। हालांकि मैं उसमें ये होता था कि आधी मेरी कविता हास्य की होती थी और आधी जो है वो उसकी गंभीरता लिए होती थी। जैसे ये का खत्म हो गया ये जो है, तो एक जमाना था जब वो कोई ट्रांजिस्टर लेके चढ़ता था बस में तो लोग भागते थे, इस तरह से करके वो बम बम ट्रांजिस्टर बम चले थे। तो मैंने उनको लेके हम्म, पहले हास्य की रचना फिर ऐसे करके लिखी। और फिर बाद में हम्म, मुझे मधु पांडे जी ने कहा कि भाई हम्म, तुम जो है हास्य में शिफ्ट कर जाओ। तो पूरी तरह से फिर मैं 95 हास्य में जो है मैं चला हम्म। गया। वहां से फिर वो हास्य का एक दौर शुरू हुआ। इधर कवि सम्मेलन कब से शुरू हो गए थे? कवि सम्मेलन तो मैं 83 में, एक्चुअली क्या था कि जब मैं 83 में था तो वो हम्म, सुषमा जी, सुषमा स्वराज जो है हमारे, उनका मामा जो है वो हमारे नारनौल के पास एक गांव है मांदी, वहां की थी वो। तो हम्म, वो वहां एक बार कार्यक्रम में कवि सम्मेलन में था, वहां लोकल क्या उनकी भाषा कवि सम्मेलन था, भाषण भी था। तो वो आई थी तो भीड़ भाड़ पूरी थी। तो वो हम्म, मुझे था कि पता नहीं मुझे अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैंने हम्म, उस भीड़ के सामने ही पढ़ दिया भाई, बाद में पता नहीं नंबर दे ना दे, लेट हो हम्म, रहा था मामला। उस उनके वो रिश्तेदार थे, उनके मामा के लड़के थे वो, हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे उस समय। तो उन्होंने मुझे हम्म, कहा कि भाई अम्बाला छावनी में कवि सम्मेलन है तो तुम, हम्म, ये इनका जो कंस्टिट्यूंसी थी सुषमा जी की, तो तुम्हें 51 रुपये मिलेंगे, तुम वहां आ जाओ। तो मैं वहां चला गया। 48 कोई 42 रुपये लगते थे किराया आने जाने का बस का, मैंने कहा। हम्म, तो वो वहां गया तो मेरी कविताएं अच्छी तरह सुनी गई तो फिर मुझे 101 रुपये मिले। तो शुरुआत वहां से हुई थी। फिर वो अच्छा, धीरे धीरे कांग्रेस शताब्दी समारोह के 1985 में जब कार्यक्रम हुए तो 27 जिले होते थे राजस्थान के, तो मुझे वहां हाँ 21 जिलों के लिए बुलाया गया था। 21 जिलों में मैंने कविता पाठ की थी। और बल्कि ये हुआ कि मैंने उन पैसों से स्कूटर खरीदा पहली बार। तो मेरे अच्छा, पिताजी बोले मेरे पिताजी बोले तेरी लॉटरी लग गई है। तो मैंने कहा जी लॉटरी लग गई है तो वो इन्वेस्टमेंट अगर ठीक होगी तो अच्छा मिल जाएगा कुछ।
तो वो हाँ खुश थे इस बात से, कि इस बात से खुश नहीं थे, बल्कि उनको ये था कि भाई ये कैसे हो गया सारा काम। फिर हम्म, बाई चांस क्या हुआ कि एक हमारे वहां महेंद्रगढ़ पड़ता है 25 किलोमीटर पे, तो जी वो जी एक सज्जन आए, वो हमारी दुकान पे आए, तो उनको कह गए कि वो एक कवि सम्मेलन है और आपके बेटे को जो है हम चाहते हैं बुलाना। तो मेरे हम्म, पिताजी बोले पैसे कितने दे दे, तो बोले जी 100 रुपए दे देंगे। तो हम्म, हमारे पिता लिख के दे दे भाई। तो मैं वहां राजस्थान से मेरी पेमेंट में 1,000 रुपए लेके आया था उस समय। तो बोले हम्म, वो भाई इधर आ, आज सुन तेरा वो निमंत्रण एक आया है हम्म, और 100 रुपए की पेमेंट है। तो उनमें हम्म, व्यंग था इस बात पे। तो मैंने कहा उनका व्यंग था भी तेरी औकात ही है, तू किस चक्कर में है। तो मैंने कहा जी उनको आप मना कर देना कि भाई मैं नहीं आऊंगा। तो वो फिर आए होंगे, फिर उन्होंने कहा हाँ भी वो मना कर रहा है 100 में। तो उन्होंने 200 रुपए लिख दिए, मैंने लिख के भेजा कागज पे। फिर वो हाँ आ गए। तो फिर मेरे को बोले भाई दोस्त को वो दे रहे हैं, मैंने कहा जी नहीं दूंगा मैं। तो हाँ फिर जिस दिन वो प्रोग्राम था बोले यहाँ बैठा क्या कर रहा तू, जाता हाँ क्यों नहीं। मैंने कहा जी वो मैंने मना तो कर दिया था। अरे बोले 2 रुपए आने के लगते हैं, 2 रुपए जाने के लगते हैं, किराया उस समय वहां का 2 रुपए था। हाँ 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 4 रुपए लगे 196, तो फिर भी बचेंगे। मैंने कहा जी हाँ ऐसा रिक्शे वाले की 5 रुपए का रेट है ना, अगर रिक्शे वाले को 5 रुपए नहीं मिलेंगे तो जाएगा नहीं, खड़ा रहेगा खाली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई परेशानी नहीं। तो इस तरह की वो चीजें थी। बस ये आगे मेरे पिता मेरी सफलता वो देखने के लिए वो रहे नहीं, उनकी 88 में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर उसके तो बाद जो 5-4 साल तो अवसाद में रहे, क्योंकि बहुत भले ही वो वैसे लगता था कि हम आपस में भाई कहीं विचारधारा में, सिर्फ वो धार्मिक विचारधारा में नहीं मिलते थे, बाकी तो हम्म, उन्होंने, मेरे पिता बहुत सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे। तो उनसे मैंने सीखा कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी है, वो आपको आगे लेके जाएगी हर जगह। और संतुष्टि तो उसी से रहेगी, जो भारतीय हमारी सनातन परंपरा का जो मेन काम है, जो मेन उसका अर्थ है, वो यही है कि भी हम संतुष्टि अगर हमारे भाव है तो फिर सब कुछ वो है बढ़िया। वो फिर वो नहीं रहे तो बस ये ये कई सही साल बात की है। गैप। कहीं ना कहीं ये इस तरह की क्षतियां बहुत आदमी को तोड़ देती है भीतर से। और ये ये मैं नहीं कह सकता कि दिन बीतते जाते हैं तो हम कितना संभल पाते हैं। जैसे वही आपने जैसे कहा तो मुझे भी अपनी व्यथा याद आई कि 5 साल पहले जैसे माँ चली गई तो आज दिन तक लगता है कि मैं अपनी देह से खंडित हूँ, कंप्लीट नहीं हूँ। अरे वो और आप जो कह रहे हो ना, उसमें सुनील जी होता है ऐसा है कि जैसे मेरे पिताजी की डेथ हो गई, तो हमारे कवि की किसी की डेथ हुई थी, तो 9 महीने बाद उसका बरसी थी। तो अब वो बैठे गोष्ठी वोष्ठी के लिए, तो मेरी आंखों से आंसू निकल पाए। वो लोग तो ये सोच रहे थे कि मैं भाई वो कवि जी हैं उनकी याद में रो रहा हूं, लेकिन मेरी जो आंसू थे वो तो मेरे पिता के समझ लिए थे। हाँ, तो वो आप भी ऐसा महसूस करते होंगे, और बहुत जो लोग बहुत हमारे मित्र सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो भी महसूस करते होंगे कि जो भी कहीं कुछ जाता है तो जो जिसका जितना करीबी है उसको उतना कष्ट होता है। बाकी तो कुछ लोग तो शमशान के रास्ते में भी बात कर रहे होते हैं, जाते जाते कुछ और ही कर रहे होते हैं। हाँ बहुत समय बहुत बदल गया वहाँ। हम हमें अभी भी ये है कि हम तो मोबाइल को बंद कर देते हैं अंदर श्मशान में जा। और मैं हमेशा इस बात को बड़ा ध्यान देता हूँ कि जिस परिवार का नुकसान हुआ है वही 4 लोग व्यथा में है, बाकी सब मजे में है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को तो जाना भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ भाई आप वो तो खड़े हैं गपबाजी कर रहे हैं, 4 4 लोग की टोली बना के हंस हंस। कुछ लोग उसको बहुत जोर जोर से हंसते भी लगते हैं बात करते करते, उनको नहीं हाँ लगता। हाँ उनको लगता है कि बिल्कुल। वहाँ वो 4 लोग काम कर रहे हैं, करते हैं, जब वो 5 लकड़ी का समय आएगा तो चले जाएंगे। लेकिन ये हम ऐसा निर्मम समय हम देख रहे हैं सर आज के। जी 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 मैं अभी जी। अभी एक हफ्ते पहले मेरे पापा के बहुत मित्र, जिन्होंने मैं 4 साल की उम्र से मैं जिनको चाचा कहता था, उनकी डेथ हुई। तो मैं उन पर मैंने एक फेसबुक पे ट्रिब्यूट लिखा, तो मैं उसको खत्म करते करते रोने लगा। अभी मेरी मजबूरी है कि मैं बहुत जल्दी नॉर्मल नहीं हो पाता। नहीं, जो कहीं कभी ये कलाकार है होती ना है। जी, मैंने कहा कलाकार है वो, कवि की बात नहीं, जहां भी जो कलाकार है जिस जिस हिस्से में है वो अंदर तक महसूस करता, शिद्दत से महसूस करता, या तो वो महसूस ही नहीं करता, वो जाएगा ही नहीं वहां। अगर नहीं जुड़ा हुआ ना तो वो जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर गया तो फिर वो वहीं अंदर तक महसूस करता है, और बहुत दिन लगते हैं उसे। सही बात।
ये सर आपकी जो कविता की यात्रा है, अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों के मंच पे आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मुझे लगता है कि लगभग सभी शहरों में आपने कविता पढ़ी है। आपके जी क्या जी। अनुभव रहे कवि सम्मेलन के मंच को लेकर? कुछ बात कीजिएगा और श्रोता समाज की भी। डॉक्टर सुरेश अवस्थी कह रहे हैं कि लोगों की संवेदनशीलता कम हुई है ये स्थिति? कहीं कोई हल वो कहीं। हाँ। हाँ जी। कुछ प्रश्न में जरा साफ नहीं आ पाया था, हाँ, सुनील जी। मैं कह रहा हूँ, हाँ, मैं कवि सम्मेलनों के मंच की बात कर रहा हूँ कि किस तरह का वातावरण अभी आपने पिछले दिनों तक देखा है, जो एक लगातार बदलाव। अच्छा, मंच की कविता जो होती है वो बहुत सारे अलग अलग विधाओं के कवि होते हैं। कुछ हास्य में लिख रहे होते हैं, कुछ गीत विधा में लिख रहे होते हैं, कुछ वीर रस के होते हैं। फिर सबका अपना अपना एक फ्लेवर है, मर्यादित होने का, शिष्ट होने का और उल्लंघन करने का भी, अतिरेक में जाने का भी। तो यहाँ आपके अपने अनुभव क्या रहे? किस तरह की चीजों को आप पसंद करते हैं? ऐसा जी, पसंद तो ये है कि शालीनता हो। पसंद तो ये है कि हम अगर हास्य पढ़ रहे हैं तो वो किसी पर ऐसा व्यंग ना हो जो उसकी जिम्मेवारी में नहीं है। जैसे कोई आदमी अंधा पैदा हो गया, कोई आदमी मतलब जिसकी एक आंख नहीं है, कोई ऐसा है जो विकलांग है, तो कोई गरीब है तो उसकी गरीबी पर हम व्यंग करते हैं, उसकी विकलांगता पर जो उसने कहीं से अर्न नहीं की है, अर्जित नहीं किया हाँ। उसने, उसका उसमें कोई योगदान नहीं है। अगर हम उससे मजाक उड़ाते हैं तो वो उसकी धारा के अंदर नहीं आता है, वो उसके जो आप ये समझे शिष्टता और शालीनता में कहीं नहीं आता है। अगर आप कोई जी। महिला है उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, मतलब जिसमें सारे लोग शामिल, अगर वो व्यक्ति खुद है, उसके किसी ट्रेड पर आप बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप सारी महिलाओं को उसमें साथ लेके और जो है वो कर रहे हैं, तो वो गलत है। तो ये जो अश्लीलता मंच पर धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कहीं आ रही है, तो वो हम्म। एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। और मैं बताऊं आपसे, मैंने उसकी वजह से क्या है कि अब हमारी आधी आबादी महिलाओं की, हमारी बहन बेटियां माएँ वो हैं। और जी जी। कवि सम्मेलन में आप ये महसूस करें कि बड़े शहर हैं उनको तो छोड़ दें, जी वहां आपको फिर भी संख्या कुछ ठीक मिल जाएगी महिलाओं की सुनने वाली, क्योंकि वो संस्थाएं जी। जो आयोजित कर रही हैं वो खुद इस तरह के लोग नहीं बुलाती हैं। वरना गांव हाँ खेड़े के अंदर आप देखो जाके तो वो महिलाएं वहां बैठी नहीं होती हैं, एक महिला हाँ। आपको नहीं मिलेगी। और शायद कोई खिड़की से सुन रही हो कहीं, तो शायद कई बार ऐसी नौबत भी आ जाती है कि उसे बंद करना पड़ता है। ये तो डिजनरेशन तो हुई है। वीर रस वो वीर रस नहीं रहा। वीर रस ऐसा हो गया कि आपने मतलब एक ही दिशा में आप गाली देने की भाषा में लग रहे हैं और चीख चीख के बोल रहे हैं, मतलब आपकी बात में कंटेंट नहीं है। जो बड़े कवि कह गए उनकी शब्दों को इधर से उधर लपेट कर आप जो है वो फेंक रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और ये इस तरह का वातावरण जो है, अच्छा कवि हास्य है, डॉक्टर सुरेश अवस्थी आप यहाँ मौजूद हैं, तो वो पूरे बड़े व्यंग्यकार हैं, बहुत अच्छी कविताएं हैं उनकी, लेकिन उनको भी चुटकुले इसलिए सुनाने पड़ जाते हैं कि एक ऐसी भीड़ आ गई है जो चुटकुले लेके खड़ी है, जिनके पास कविता नहीं है। और मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं जी जी। गया क्या है कि सुनने वाले, समस्या क्या है कि जो कवि सम्मेलन सुनने वाला एक वर्ग है उसमें जी जी। कुली से लेके कुलपति तक सब मौजूद हैं। हाँ अब हाँ। नृत्य का कार्यक्रम आप देख लीजिए, तो अगर बिरजू महाराज हैं तो उनको एक जेंट्री है जो आएगी वहां और उनको बड़ी शालीनता से सुनेगी और 2-2 3-3 घंटे तक उनको देखेगी नृत्य करते हुए। और राखी सामंत है, उसके भी हैं सुनने वाले, वो भीड़ खड़ी है। सपना चौधरी की भी है। लेकिन वो जब एक आदमी जा रहा है सपना चौधरी का कार्यक्रम देखने, तो उसे पता है कि वो क्या जा रहा है देखने। हमारे में तो हमें पता ही नहीं लगता कि कौन क्या सुनने आया है। हमें उसको उस समय में पहले तो जज करना पड़ता है। तो हम इकल्ले शुरू कर रहे हैं तो हम जज कर लें, लेकिन उससे पहले जो 5 आदमी पढ़ गए हैं वो क्या हम्म। माहौल पैदा कर गए हैं, उसमें फिर आदमी डरता है कि भाई तुम कहीं विशुद्ध कविता सुनाओगे, अच्छी कविता सुनाओगे, कहीं दिक्कत ना आ जाए। तो फिर वो हम्म। भी जो उसके पास खूब कविताएं हैं, भाई जिनके पास नहीं है उनको तो कोई बात नहीं है, उनके पास तो है ही नहीं। मुझे याद है एक रेवाड़ी के अंदर मैं संचालन कर रहा था कार्यक्रम में, एक लड़का हाँ था हाँ। वो नया था, वो उससे आयोजकों ने कहा जी ये जरा हमें फेसबुक पे लिखता रहता है बहुत ज्यादा,
तो इसको जरा बुलवाना है हमने। मैंने कहा मेरी जिम्मेवारी नहीं इसकी उसकी, भाई इसका क्या कैलिबर रहेगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बुला लो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसे सुनील जी खड़ा किया, 25 मिनट तक वो चुटकुला ही पड़ता रहा। तब हमारे प्रोग्राम का टेम्पो खराब हो रहा है, तो मैंने कहा भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, पीछे से कहा सर। तो वो, अरे दादा एक बस एक बहुत, मैंने सोचा कोई अच्छी कविता इसकी रह गई होगी, वो सुना रहा होगा कोई, अभी तक तो सुना ही नहीं थी। फिर भी उसने एक चुटकुला ही सुना दिया। तो ये हालत है। और मैं आपको बताऊं, मैं न्यू जर्सी की घटना बताता हूँ। हमारे मित्र भी हैं, डॉक्टर अनूप भार्गव हैं, तो वो बड़े साहित्यकार हैं, तो वो कार्यक्रम कराते हैं न्यू जर्सी में और सिलेक्टेड लोगों का कराते हैं। तो जब मैंने पहली बार उनका कार्यक्रम किया तो मुझे वो कहने लगे कि भाई मंजीत भाई आप ख्याल करिएगा। मैं कहा बताइए भाई साहब, कि चुटकुले जो है कम मात्रा में हों। मैं कहा जी जितने बताओगे आप। बोले देखो ऐसा है कि जो भारत से लोग आते हैं वो सोचते कुछ नई चीज सुना रहे हैं, तो ये हमने इंटरनेट पे भी पढ़े देखे होते हैं, यूट्यूब पे इंटरनेट पे भी पढ़े होते हैं, और ये चुटकुले हमारे लोग भी सुना रहे होते हैं जो वो सुना जाते हैं, और अब उनके लिए थोड़ी बुलाया जा रहा है उन्हें। तो मैं कहा जी ऐसा है, आप बताओ अनूप जी कितने % भाई आप चाहते हैं। तो बोले कम से कम। मैं कहा जी हम 100% एक भी चुटकुला नहीं सुनाएंगे वहां, लेकिन आपको मंच पे पहले खड़े होके कहना पड़ेगा कि आज के इस कार्यक्रम में कोई चुटकुला नहीं होगा, ताकि ऑडियंस जो सामने आई है वो हमें उसके लिए ना कहे, वो ये है कि जो मन बुलाने वाला है वो ये चाह रहा है। तो उन्होंने कहा और हमने उसको निभाया भी और मजा भी लिया, नई नई चीजें पैदा हुई उसके अंदर। मतलब जब आपको पता है कि आपने कोई चुटकुले से हास्य नहीं पैदा करना, तो आप त्वरित हास्य पैदा करते हैं तुरंत घटनाक्रम में। और आपके पास जो कविताएं हैं वो पढ़ते हैं। तो हमारे साथ एक कवि थे, अच्छा उनके पास बेचारे वो ज्यादा एक वो जो साथ थे हास्य के, वो चुटकुले ज्यादा सुनाते थे, तो उन्होंने फेसबुक पे डाला कि आज हमने चुटकुला विहीन कवि सम्मेलन पढ़ा। तो उन्हीं के एक जो फेसबुक फ्रेंड थे उसने नीचे लिख दिया, फिर तो आप कविता पढ़ने से वंचित रह गए होंगे। तो ये स्थिति है। लोग अगर जैसा चाहें तो फिर वो उसी के अनुरूप जो है, तो अच्छी कविताएं लिखी जाएंगी, अच्छी सुनाई जाएंगी। और वो ये नहीं कि अच्छी कविताएं से आपका मनोरंजन नहीं होगा, कविताएं भी आपको गुदगुदाएंगे। सामने वाले के पास दम होना चाहिए। अब मेरे यहाँ पता नहीं 15 किताबें तो सुरेश अवस्थी ने लिखी होंगी, कहानी की है कुछ, काफी आपकी भी आई हैं। हाँ 7 कविताएं मेरी। हाँ जी हाँ जी। भाई तो ऐसा सुना दीजिए, आधा घंटा हो गया। कोई नहीं, आप जैसा कहें। मैं आपको एक वो पहले सुनाता हूँ एक तो थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा वैसा रहा है। मैं आपको एक गीतनुमा कविता सुनाता हूँ पहले, वो हास्य गीत है वो सुनिए, फिर मैं आपको एक पुलिस वाली कविता जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि आप और हमारा जो है वो कहो पहले तो वो सुनाऊं, और पहले कहो तो ये गीत सुना दीजिए, गीत वाली। हाँ पहले वो, क्योंकि थोड़ा सा माहौल जो है अंतर सा अलग सा वो हो जाएगा। तो वो ये देखिए, मैं जब पढ़ा करता था ना 11वीं तक मेरे पास इकोनॉमिक्स थी, तो मैंने पढ़ा था कि भाई इंडिया इज ए रिच कंट्री इनहिबिटेड बाय पुअर, के भारत अमीर देश है जहाँ गरीब लोग रहते हैं। तो फिर ये समझ नहीं आ रहा था कि पहले ऐसा क्यों है। फिर बाद में पता लगा कि हमारे देश में जो नेता हैं वो 5% तो जो है खानदानी रईस है, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह हुआ, विजय राजे सिंधिया, ये अपने आपके सिंधिया साहब हो गए, और देश के कुछ भाई उद्योगपति घराने से आए लोग जो पैसे के लिए राजनीति में नहीं आए। 5% ऐसे लोग हैं जो फक्कड़पने से राजनीति में आए, लाल बहादुर शास्त्री, जॉर्ज फर्नांडिस, और ये हमारे मोदी जी। तो इन सबके नाम, वो इस तरह के बहुत लोग हैं, नगर पार्षद से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक। लेकिन 90% लोग हमने महसूस किया कि भी ये राजनीति में इसलिए आए हैं धंधे के लिए, बिजनेस में, कि आप 5 लाख खर्चो 50 कमाओ। तो मैंने उन्हीं लोगों को लिख के एक वो रचना लिखी कि ज्यादा नेता बगुले हैं दिखते हैं मोर, ज्यादा नेता बगुले हैं दिखते हैं मोर, चाट गए देश की फसल पोर पोर, ज्यादा नेता। झोंपड़ी में पैदा हुए 10 है महल, झोंपड़ी में पैदा हुए 10 है महल, काम है दलाली कहें जनता की टहल, काम है दलाली कहें जनता की टहल, सारे रिश्तेदार धंधे में लगे हुए, जो है भ्रष्टाचारी इनके सगे हुए, नवी फेल देश की संभाले बागडोर, ज्यादा नेता बगुले हैं दिखते हैं मोर।
चाट गए देश की फसल पोर पोर ज्यादा नेता। और बंद देखिए आप, धर्म की कुछ ने लगाई है दुकान, धर्म की कुछ ने लगाई है दुकान, कुछ ने सजाए जातिवादी पकवान, इसको लड़ाए किससे छांट रहे हैं, कि किसको लड़ाए किससे छांट रहे हैं, आरक्षण का लॉलीपॉप बांट रहे हैं, चाहते हैं खून देखना ये चहु और, ज्यादा नेता बगुले हैं दिखते हैं मोर, चाट गए देश की फसल पोर पोर ज्यादा नेता। और अंतिम बंदे क्या कि फैक्ट्री आलू की कोई लगा रहा, फैक्ट्री आलू की कोई लगा रहा, मशरूम सोने सी कोई बिका रहा, पुल और सड़कों से पेट ये भरें, दिन रात भर्तियों में घोटाले करें, कोयला पचाए कोई कोई चारा चोर, ज्यादा नेता बगुले हैं दिखते हैं मोर, चाट गए देश की फसल पोर पोर ज्यादा नेता। तो ये पोजीशन जो है देश की महसूस करता हूं मैं। ये वास्तव में ये सच्चाई है। और इस तरह के कटाक्ष के बाद भी सोसाइटी की स्थिति वही की वही है। मतलब ये अब इस सबसे वो एंटरटेन होते हैं, उनको लगता है ये उनकी ब्रांडिंग है, उनका मतलब भाव बढ़ रहा है शेयर बाजार। नहीं, वो सोचते हैं उनकी बड़ाई हो रही है ये उनकी जो ब्रीड है उसको जो है थपकी दी जा रही है, ये बात है। सही बात है। विदेशों में आप लगभग 47 देशों की आपने यात्राएं की, और सभी जगह मुझे लगता है कि 10-10, 15-15 दिन का प्रवास तो किया ही होगा। हाँ, अमेरिका में ज्यादा बार जाना हुआ, ज्यादा शहरों में जाना हुआ, और बल्कि दुबई और अमेरिका में तो इतना गया कि मुझे कई स्टोर्स की पता कि इस शेल्फ में ये चीज रखी होती है, तो वहां जाके जो है हाथ खरीदारी करनी तो उठा के चल पड़े, तो समय नहीं लगता। और वहाँ सुनने वाले श्रोता जो मूल रूप से भारतीय लोग होते हैं, जो वहां पर रह रहे होते हैं, उनको हमेशा एक प्रतीक्षा और एक इंतजार रहता होगा कि साल में जब भी आप कभी जाते होंगे तो उस तरह से अच्छा सुनने का, अच्छा लोगों से मिलने का, आप सब लोगों से एक जुड़ाव बनता होगा, कोई ना कोई सूत्रधार उस तरह से इन चीजों को समन्वित करता होगा। तो ये एक बड़ी बात है कि हिंदी कविता, भारतीय कविता दुनिया के तमाम देशों से, जहां जहां भारतीय गए, सबसे जुड़ी हुई है। और आप एक तरह से हमारे देश के सांस्कृतिक राजदूत हुए। अरे सर, वो तो बाहर लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, बहुत बढ़िया सुनते हैं, क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रहे होते हैं ना। यहाँ तो क्या है कि किसी ने कहीं यहाँ देख लिया, टीवी पे देख लिया, वहां देख लिया, और लाइव जो है वो सुनने का मजा ही अलग होता है कि आप कितने भी जो है वो देखें, लेकिन लोग लाइव में क्या है कि कवि की वास्तविक जो क्षमता है वो लाइव में पता लगती है कि आप कब कोई कमेंट जो है त्वरित भाव से, उस परिस्थिति के भाव से करते हैं, और लाइव सुनना अपना अलग होता है। अब जैसे मैं गया था जनवरी में, यहाँ पहली बार मैं ये अफ्रीका के किसी कंट्री में गया था, तंजानिया होके आया था, दार ए सलाम, और बल्कि मार्च में था प्रोग्राम मेरा दुबई का। तो वो फिर ये टिकट विकेट सब हो गई थी, लेकिन ये वहां पहले 300 की संख्या उन्होंने कर दी गैदरिंग की, फिर वो फ्लाइट सी बंद हो गई। वो 27 मार्च का था, फिर एक 28 का और भी तय हो गया था दुबई में ही, लेकिन वो कल सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब चीजें जो है वो लाइन पे आएंगी और सब अच्छा होता चला जाएगा। और इस काल की बात ये कि अगर ये ना आया होता काल, तो आप और हम इस तरह से बात ना कर पा रहे होते। हाँ, ये बात तो है। ये विशेष रूप से 2-3 महीने एक व्यंग्य कवि ने किस तरह बिताए? कुछ नहीं जी, पहले तो कुछ ऐसे बिताए, मतलब मैं तो बल्कि इसमें कई अनुभव प्राप्त किए। आपने भाभी जी को मदद की घर के काम में? नहीं, बिल्कुल। देखो जी, मैं तो पहले भी करता था, पहले तो करता था जब मेरे मन की होती थी बात। जैसे अवस्थी जी बैठे हैं बीच में, यहाँ हैं, तो मैं दाल खाने का शौकीन भी हूँ कि मैं अब शाकाहारी हूँ, मैं पूरा प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो मैं शाकाहारी आदमी ने अंडा खाता हूँ, तो मैं दाल का मैं शौकीन हूँ। और जब मेरा मन आया तो मैं दाल अपने बना दी मन करके। तो अच्छा, वो आप कभी कभी बनाते हो ना,
तो आपका घी भी थोड़ा फालतू डलता है और आपका वो आप तड़का भी बड़ा ढंग से लगाते हो तो अच्छी बनती है परमात्मा की कृपा से। बहुत, हाँ, और मुझे मुझे बिल्कुल याद है बिल्कुल। अभी सन 18 की बात है, अवस्थी जी हाँ भी हाँ हमारे साथ थे टोरंटो में। हाँ तो हाँ वहां क्या है कि जून के महीने में ना सूरज जल्दी मतलब लेट ढलता है, 9 बजे सूरज मतलब हाँ छुपा। हाँ, निकल, हाँ, तो अच्छा, भारतीय आदमी ना उसको भूख लगती है सूरज छुपने के बाद। सही बात। वैसे उसको मतलब भूख नहीं लग पाती जब सूरज जो छुपता है उसके घंटा हम्म, 1.5 घंटे के बाद जो है वो एक अंदर जो सिग्नल्स आते हैं। हाँ, फीलिंग होती है, बिल्कुल सही। तो क्या था कि वो हमारे मित्र थे तिवारी जी, आपके इधर ये इंदौर के पास के हैं वो। तो उनके घर ठहरे थे तो बोले भाई मंजीत जी खाना खाएं क्या, 10:30 बजे हुए थे। मैं कहा अब क्या है थोड़ा सा दूध पी लेंगे सब ठीक है। तो वो दूसरे से पूछा, जो एक कवित्री हमारे साथ थी, तो उसने भी मना कर दिया। अवस्थी जी से पूछा तो अवस्थी जी बोले भाई हमें तो भूख लग रही है। अब वो क्या 9 बजे वहां रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं जो आप पार्सल मंगवा लो, तो बाहर का तो स्कोप खत्म हो गया। तो मैंने कहा देखो भाई दाल तो मैं बना देता हूँ लेकिन इसमें सबको योगदान करना पड़ेगा। तो अवस्थी जी बोले मैंने तो घर की बनाई नहीं। मैं कहा कोई बनाई नहीं तो आप ये प्याज काट दो, इसमें तो कुमंतर नहीं पड़ने हैं। तो किसी ने हम्म, प्याज काटे, किसी ने लहसुन काटे, और कोई इधर कोई उधर, और हमने आधे घंटे में दाल बनाई। और वो पुरानी सब्जी उन्होंने पड़ी थी वो भी निकाल ली। तो वो दाल हम्म, इतनी बढ़िया बनी कि वाकई अच्छी परमात्मा की कृपा ऐसी हुई, अरहर की दाल थी बहुत अच्छी बनी। तो अगले दिन 7 बजे 8 बजे हुआ जी आज दाल उत्सव मनेगा। हाँ तो हाँ, फिर दाल, उससे फिर अगले दिन दाल, और बल्कि उनका बेटा जो है जो खाने का शौकीन था वो, तो एक मिठाई होगी। तो अगले दिन वो बोला अंकल जी जरा दाल ज्यादा बनाना, ज्यादा मेरे लिए ना 3 कटोरी बनाना। तो तो पहले सहयोग वैसे करते थे, अब हमें पता है कि भाई ना तो काम वाले को हटा रखा है कोई नहीं है, तो हम्म, फिर सहयोग करना आपका दायित्व भी बनता है, और आप भी घर के मेंबर हैं। तो ये कोई महिलाओं की जिम्मेवारी थोड़ी है खाली, ठीक है ना। तो खूब अच्छा काम किया हमने और खूब अनुभव उसमें भी लिए। पहले पड़े रहे कई दिन, तो फिर हम्म, जो है कुछ जो है काम भी कुछ किया, लेकिन पूरी तरह से तो ये नहीं कोई किसी ने कहा जी हमारे कार्यक्रम की वो वीडियो, एक वीडियो हमारी प्रशंसा की बना दो, काम कर रही है संस्था तो कर दिया। तो कोई हाँ और ऐसे रहे। बाकी मैं लाइव नहीं आया, मैं आपके ही कार्यक्रम में वो जो है हाँ पहली बार जो है हाँ, वो भी नहीं कि आप और हम आमने सामने बात कर रहे हैं। तो मेरी उसमें लाइव में ना मेरी रुचि इसलिए नहीं थी कि एक आदमी बोल रहा है और वो कविता बोल रहा है और उसको ना रिएक्शन पता है सामने वाले का क्या है क्या नहीं है। और हम्म, वो तो उससे अच्छी तो यूट्यूब पे भी सुन लो, वहीं सुन लो जाके, कविताएं सुननी है तो। सही बात। हाँ, हालांकि आप आसानी से हाथ पे नहीं आए, आपने भी कई दिन लगाए। नहीं नहीं वो मेरे को पहले संशय थे, अच्छा ईमान संशय थे ना, और फिर ये आप हो ना तो आपको कौन मना कर सकता है कोई किसी काम के लिए नहीं, आप, वो बात नहीं, हाँ। पर मैं भी पीछे पड़ा रहा, जहां मेरा अधिकार होता है वहां मैं फिर पीछे पड़ता नहीं, हूँ। नहीं, आपका आप सुरेश अवस्थी जी ने भले ही मिलवाया हमें, वो हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन आपसे जो प्रेम भाव मिला और आपने जो इज्जत सम्मान दिया तो उसके सामने सारी चीज टूटी है ये। आप सबके व्यवहार, व्यक्तित्व का ही प्रभाव है सर। हाँ, सुरेश जी भी शीघ्र ही इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। हाँ। लगभग 10 मिनट हमारे पास है अभी। मैं और हम आपको क्या एक, कविता सुना मैं आपको कविता आप वो सुनाता हूँ पुलिस वाली। पुलिस वाली जरूर सुना दीजिए, बिल्कुल। हाँ हाँ। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। उसकी एक एक छोटी मतलब सभा कविता भी नहीं है, मतलब एक 1.1 है। क्या है कि एक तो सोच वो थी पुलिस के बारे में जो मैंने बहुत पहले लिखी, 25 साल पहले मैंने तब कविता लिखी थी पुलिस के बारे में, छोटी सी। वो उनका हम्म, एक पक्ष ही देती थी। और उसके बाद फिर मैंने दूसरी कविता लिखी जो पुलिस के दोनों पक्ष देती है, क्योंकि हर व्यवसाय में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। कोई ऐसा व्यवसाय सही। नहीं है कि जिसमें एक तरह के लोगों को ऐसी नौकरी नहीं है। तो पहले तो वो सुनिए जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, और मैं पढ़ता नहीं हूं अब, ये तो इसलिए पढ़ रहा हूं कि यहाँ जो है वो दोनों चीजों का आपके सामने कंपैरिजन भी हो जाएगा। वो ये थी कि बच्चे ने जैसे ही प्लास्टिक का सिपाही पसंद किया, हम्म, दुकानदार ने उसकी खूबियां गिनाना आरंभ किया कि हम्म, सेल डालते ही परेड दिखाता है, सेल डालते ये परेड दिखाता है, ये बटन हम्म, दबाओ तो सल्यूट करता है, और इस वाले से सीटी बजाता है, वॉशेबल है, वॉशेबल हम्म, है, खराब हो जाए तो आप लीजिए इसे धो, और दाम बहुत कम है, रुपए केवल 300।
तो बाप हाँ, बोला, अबे रहने दे किसे बहकाता है। बाप बोला, अबे रहने दे किसे बहकाता है, 50 रुपए में तो असली पुलिस वाला मिल जाता है। तो ये कविता वो थी। लेकिन उसके बाद में जब हमने पुलिस वालों के दो पक्ष देखे तो मैंने दोनों पक्षों को लेकर कविता लिखी। और मेरा मानना है कि हर व्यवसाय का कोई ना कोई देवता है। जैसे आप किसी जूते गांठने वाले की दुकान पे चले जाइए, आपको भगत रैदास का चित्र मिलेगा। नाई की दुकान पे चले जाए, सैन भगत का चित्र मिलेगा। किसी व्यवसायी की दुकान पे चले जाए, लक्ष्मी जी का चित्र मिलेगा। और आप और हम जैसे कलाकार हैं, माँ सरस्वती का चित्र उनके किसी धर्म के हों पूजा स्थल में सरस्वती जी का चित्र आपको मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है हर व्यवसाय का कोई ना कोई देवता है। तो मैंने सोचा जब हर व्यवसाय का कोई ना कोई देवता है तो पुलिस वालों का कोई ना कोई देवता तो होगा। तो मैंने शोध की और पाया कि हनुमान जी जो है वो पुलिस वालों के देवता है। अब कैसे देवता है हनुमान जी? ऐसा माना जाता है हमारी संस्कृति में कि इस कलयुग में अगर कोई देवता विद्यमान है तो हनुमान जी हमारे साथ। तो वैसे भी है कि वो पुलिस हनुमान जी की बड़ी पॉपुलैरिटी है। वो एक बंगाली बोला, हनुमान जी हमारे देवता हैं। बोले तुम्हारे कैसे देवता हैं? बोले हमारे देवता ऐसे हैं कि हमारे नाम होते हैं चैटर्जी, मुखर्जी, बानर्जी। तो बोला बानर्जी, तो मुस्लिम भाई ने कहा भाई हनुमान जी हमारे देवता हैं। बोले तुम्हारे कैसे? बोले हमारे नाम होते हैं भाई रहमान, सुलेमान, ऐसे हनुमान। तो सरदार जी बोले फालतू बातें मत करो, हनुमान जी हमारे देवता हैं। बोले तुम्हारे कैसे? बोले पत्नी किसी की ले कोई गया और तीसरा आदमी अपनी पूंछ में आग लगाता हुआ घूम रहा है, तो सरदारों के अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। क्या बात है। तो मैं हरियाणा का हूं। मैं अच्छा, वैसे मैं बताऊं आपको, ईमानदारी से बताऊं आपसे, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में ये कहा जाता है और सच्चाई भी है कि वो ईमानदार आदमी है। लेकिन उन्हीं के समय में आरोप बहुत लगे भाई कोयले में दलाली खा कोई रहा है, आरोप कोई लगा रहा है, ले कोई रहा है, पैसे दे कोई रहा है, लेकिन माफी वो मांग रहे थे। तो हम हनुमान जी के जो है वो सच्चे भक्त हैं। तो वो स्थिति देखिए आप। तो मैंने कविता लिखी कि मुस्कुराते हुए मंद मंद मैंने एक हरियाणवी हवलदार से पूछ लिया हनुमान जी और पुलिस में संबंध। तो वो बोला रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो बोला रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे यानी कि जेंटलमैन थे, और हनुमान जी उनके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, दुनिया के सबसे पहले पुलिसमैन थे। अब हनुमान जी सबसे पहले पुलिसमैन कैसे थे कि सीता माता की किडनैपिंग का मामला उन्होंने ही सुलझाया था। सीता, देखिए उससे पहले कोई जो है अपराध नहीं सुना होगा आपने। सीता माता के अपहरण से पहले आपके संज्ञान में कोई अपराध नहीं होगा। अब जब अपराध होगा तभी तो पुलिस आएगी ना। तो सीता माता की किडनैपिंग का मामला उन्होंने ही सुलझाया था, हवा में तैर अशोक वाटिका में तय बरामद करके दिखाया था। और पुलिस में, और देखिए खास एक समानता देखिए क्या होती है कि हनुमान जी की और पुलिस की समानता, कि पुलिस वाले सिपाही ने अगर एक मूंगफली खानी है तो सीधे सीधे रेडी से ठेले से मूंगफली नहीं उठाएगा। पहले एक मूंगफली, पहले डंडा मारेगा, 20-30 बिखेरेगा, फिर एक मूंगफली उठा के खाएगा। अब ये आदत देखिए कहां से आई कि पुलिस वाला जितना खाएगा पहुंच रहे हैं आप, तो पुलिस वाला जितना खाएगा उससे ज्यादा बिखेरेगा। ये नियम हनुमान जी ने बनाया था कि पुलिस वाला जितना खाएगा उससे ज्यादा खिलाएगा। ये नियम हनुमान जी ने बनाया था। अगले ने अशोक वाटिका में पेड़ 20 तोड़ दिए थे पर केला एक ही खाया। और देखिए आप कि मिलान वाले ने तो हद कर दी। तो वो पुलिस वाला बता रहा है मेरे को क्या क्या समानताएं, और देखिएगा आप कि मिलान वाले ने तो हद कर दी। कलर में ही देख ले, रंग में ही देख ले, हनुमान जी की चमड़ी और हमारी वर्दी दोनों खाकी रंग की है। अच्छा, हनुमान जी के मुंह पे लाली है, तुम्हारी वर्दी कौन सी लाल रंग से खाली है? हनुमान जी कने पूछ, तुम्हारे कने मूछ। हनुमान जी कने पूछ, तुम्हारे कने मूछ, और हनुमान जी कने सोटा से, तुम्हारे डंडे का साइज कौन सा कम मोटा है? क्या बात। तो मैंने कहा हनुमान जी तो इतने बुद्धिमान और बलशाली थे, उन्होंने कभी भी तिल को नहीं बनने दिया ताड़। हनुमान जी तो इतने बुद्धिमान और बलशाली थे, उन्होंने कभी भी तिल को नहीं बनने दिया ताड़। जब उन्हें संजीवनी बूटी नहीं दिखाई पड़ी तो वो उठा लाए पूरा पहाड़। तो पुलिस वाला बोला हम भी तो यही तरकीब काम में लाते हैं। पुलिस वाला बोला हम भी तो यही तरकीब काम में लाते हैं। जब हमें अपराधी नहीं मिलता है ना, उसका पूरा परिवार उठा लाते हैं।
क्या हो? उसका पूरा परिवार उठा लाते हैं। मैंने कहा हनुमान जी तो हमेशा राम राम रटते थे, उन्होंने चीर कर दिखा दिया था कि उनके दिल में बसते हैं राम। उन्होंने चीर कर दिखा दिया था कि उनके दिल में बसते हैं राम। तो पुलिस वाला बोला, हम भी तो दाम दाम रखते हैं। अरे हम भी तो दाम दाम रखते हैं, हमारी कोई सी भी जेब फाड़ के देख लो, सब में मिलेंगे दाम। तो उसके इतना कहते ही भारतीय पुलिस का एक समग्र चित्र मेरी आंखों के सामने उभर आया। कि उसके इतना कहते ही भारतीय पुलिस का एक पूर्ण चित्र मेरी आंखों के सामने उभर आया, जिसके आधे भाग में दो पुलिस वाले ट्रक वालों से जबरन पैसे ऐंठ कर अपनी जेबें भर रहे थे। कि जिसके आधे भाग में दो पुलिस वाले ट्रक वालों से जबरन पैसे ऐंठ कर अपनी जेबें भर रहे थे, तो शेष आधे भाग में दिल्ली पुलिस के ओम प्रकाश, रामफल और विजेंद्र संसद को बचाने की खातिर आतंकियों की गोलियों से मर रहे थे, आतंकियों की गोलियों से मर रहे थे। क्या बात। और मैं इस कविता के साथ ही जो कानपुर के पास उत्तर प्रदेश के जो 8 सिपाही जो या शहीद हुए हैं, बहुत मैं दर्दनाक है। उनको सभी साथियों की तरफ कानपुर से मेरा शहर है। श्रद्धांजलि देता हूं बिल्कुल। मैं। जी ये बहुत बहुत दुखदाई ये घटना हुई है कल। हम लोग कानपुर को बिलोंग करते हैं, तो मेरे को बड़ा दुख है। डॉक्टर सुरेश अवस्थी तो कानपुर से ही ज्वाइन है जी जी। हम लोग की भी। तो ये सचमुच एक बहुत, मैं आपको अभी हमारे पास बस 1-2 मिनट बचा हुआ है। वो मैं आपके आपको हिस्से एक हैं, बड़ी वो आपके हिस्से हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये बात। मुझे मैं, चूंकि आपको ये पता है कि मैं सिनेमा मेरा विषय है, और सिनेमा विषयों पर मैं लिखता पढ़ता भी हूँ। जीवन में बहुत सारे कलाकारों और निर्देशकों के साथ बातचीत करने का मुझे अवसर भी मिला। तो मैं पिछले साल सलीम खान साहब का एक इंटरव्यू कर रहा था। जी जी। उस वक्त सलीम खान साहब बहुत दार्शनिक व्यक्ति हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा। और जी जी। उन्होंने कहा है कि बोले मेरा जितना भी सिनेमा है, जहां से मतलब जंजीर से लेके अब तक, वो सब मैंने जो रामायण और महाभारत का अध्ययन किया उससे ही निकला हुआ है। वो कहते हैं, बोले कि रामायण में, रामचरितमानस में हनुमान के रूप में एक वानर का होना, बोले बहुत बड़ा अर्थ है इसका। बोले कि वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें एक निष्ठ भावना थी अपने राम के प्रति। उन्हें जी, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं था। जी। राम के अलावा कोई सूझता नहीं था। उनको सीता जी ने मोतियों की माला दी, उनके लिए उसका कोई मोल नहीं था। ये उस व्यक्ति ने की बात, मैं इस बात को कभी भूल नहीं पाता। और इससे जुड़े फिर एक कुछ और उदाहरण दिए थे, वो कभी हम लोग अगली बार बैठेंगे। कि जी बातचीत जी। बहुत उस तरह से बहुत भावनात्मक और अपनेपन से भरी हुई। मैं आपका बहुत आभारी हूँ भैया, अरे नहीं, मैं मंजू जी। आपका आभार, और सभी साथी जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। और जल्दी ये सब बाधाएं खत्म हो, एक बार फिर से वही सब मंच सजे, वही दुनिया हो, जी जनता हो, और आप मंच से फिर एक बार वही अनुशासन, वही प्रेम, वही भाईचारा, वो सब जो पूरा का पूरा आप कवर करते हैं जिस तरह से, उस तरह से आप चीजों को फैलाएं। ये मेरी शुभकामनाएं आपसे। शुक्रिया नमस्कार। साहब, बहुत सभी आभार। मित्रों का आभार जो इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। नमस्कार।